हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो 7 अक्टूबर जैसे आपको पता ही है, लास्ट वीक आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर था। आई होप आपने रिवाइज किए होंगे अपने करंट अफेयर्स और अपना जो बाकी पिछले महीनों का रिवीजन है वो भी आपका कंप्लीट होगा। और नोट्स आपको साथ साथ में बनाने हैं। अभी आपका प्रीलिम्स जो है उसके बाद से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लास्ट प्रीलिम से। और एक एक महीना पकड़ के जो टॉपिक है कुछ सिलेक्टेड फैक्चुअल उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। चाहे मैगजीन भी आपके पास हो, मैगजीन से भी आपको अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज, डेट्स उसी से वो आपको याद रहेंगे, राइट। तो जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए HSNT अलाइड के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के बैचेस लेके आया है। आप लोग सिविल स्टाफ हिमाचल नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। अब कुछ फीचर्स हैं जो इन आपके कोर्सेज के हैं, वो आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिल जाती है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आपके लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, प्लस वीकली डाउट सेशन भी आपके रहते हैं। प्रीलिम्स के करंट अफेयर मैगजीन है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस अगेन दोनों की मिल जाती है। नेक्स्ट देखोगे तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये आपका है तमिलनाडु में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये आपका आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए तो फर्स्ट आज के करंट अफेयर से शुरू करते हैं, जो है आपका वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे जो है 7 अक्टूबर को यानी कि आज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब कॉटन का क्या क्रिटिकल रोल है जॉब्स क्रिएट करने में और लाइवलीहुड इंप्रूव करने में, ये इस पे फोकस करता है। थीम इसका गिवन है कॉटन फॉर गुड, ठीक है जी। सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था 2019 में, रिसेंट ही है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे WTO क्या है, कब बना है, हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है रिलेटेड टू ट्रेड। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है एनुअली आपका ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट मंडे को अक्टूबर के, ठीक है। अब इस बार जो ये फर्स्ट मंडे है ये आपका 7 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, डेट नहीं है, बट डे है। यहाँ पे डे स्पेसिफाइड है कि सोमवार को, पहले सोमवार को ये मनाया जाएगा। अब यहाँ पे हैबिटेट जो है ये आपका रिफ्लेक्ट करता है स्टेट ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और बेसिक राइट जो सभी लोगों का है फॉर एडिक्वेट शेल्टर। सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन ने 1985 में, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया है 1986 में। तो काफी पुराना ये आपका डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम सभी जानते हैं। अब रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और आपका बंगाली के लिए, ठीक है। अब आपको कुछ तो नाम से ही पता चल गया होगा। मराठी जैसे आपका महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, बिहार, यूपी और MP से एसोसिएटेड है आपका पाली और प्राकृत, वेस्ट बंगाल से बंगाली, और असमीज आपका असम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। विद द एडिशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस हमारे पास टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं, राइट। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अब एग्जिस्टिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस भी आप देखिए, साथ में इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए। जब इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, सबसे पहले तमिल 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो मिला था। उसके बाद आपका है संस्कृत 2005 में, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और अब आपका 2024 लगभग आपका 10 साल बाद, 2014 में आखिरी बार उड़िया आपकी हुई थी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल। अब लगभग 10 साल बाद 2024 में आपकी इंक्लूड हुई है 5 लैंग्वेजेस, जो है मराठी, असमीज, बंगाली, पाली, प्राकृत, राइट। नेक्स्ट चलिए, अब अगर हम बात करें कि क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है, कोई भी क्या किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बना सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सिर्फ ये 11 ही लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज नहीं होती, और बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको पता है इंडिया में है।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होनी चाहिए। क्राइटेरिया फर्स्ट ये है 1500 से 2000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर है आपका अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर जो आपका वैल्यूएबल माना जाए बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स, ठीक है। तो ये आपका होना ही चाहिए, तभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। क्राइटेरिया ये है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, अब इस स्टेटस के मिलने से क्या फायदा होगा ये लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को। पहला है प्रिजर्वेशन और प्रमोशन होगी इन लैंग्वेजेस की, ठीक है जी। अब कैसे होगी, रिसर्च की जाएगी इन पे, ठीक है। डिजिटाइजेशन होगी इनकी, डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो जैसे आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस आपका उसमें रिसर्च होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, डिजिटाइजेशन होती है, वो सब फायदे बेनिफिट्स इन लैंग्वेजेस को भी मिलेंगे, राइट। तो अगेन मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है आपका लद्दाख। आपने देखा भी होगा कि वहाँ के जो आपके सोनम वांगचुक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपका जो है हंगर स्ट्राइक्स कर रहे हैं ताकि 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए किसको, लद्दाख को, राइट। तो आपको पता ही है कि आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आपका यूटीज में कन्वर्ट किया गया था, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, राइट। उसके बाद से ही लद्दाख आपका लगातार डिमांड कर रहा है कि उसे इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल में। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या है ये 6th शेड्यूल और इससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आपके लद्दाख को मिल सकते हैं बट नहीं मिल पा रहे अभी तक। तो रिसेंटली आपने देखा है डिमांड इंक्रीज हो गई है और भी ज़्यादा, ठीक है जी। आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे, आपने वॉक्स देखी होगी, हंगर स्ट्राइक्स देखी होगी। तो लद्दाख की जो पॉपुलेशन है ये 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है, राइट। अब आप 6th और 5th शेड्यूल की अगर बात करें तो आपको पता है इट इज रिलेटेड टू योर आपका ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल स्टेट्स। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, इंक्लूड होने की मांग करें ताकि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है, लैंड राइट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इनको ये प्रिजर्व कर सके, ठीक है जी। अब 6वें शेड्यूल में ऐड होने के बाद लद्दाख को एक लोकल ऑटोनॉमी मिल जाएगी थ्रू एडीसी। एडीसी क्या है आपका, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, ठीक है। एक तो ये है आपका पॉलिटी के फ्रंट में, एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट में एक लोकल ऑटोनॉमी मिलेगी। दूसरा है कि आपका इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है लद्दाख, ठीक है जी। तो इसका जो आपका इकोसिस्टम है वो इकोलॉजिकली फ्रजाइल है, तो यहाँ पे इसके इकोसिस्टम को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, राइट। अब गवर्नमेंट ने जो है वो ये मांग पूरी नहीं कर पा रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो 6th शेड्यूल है ये आपका डिजाइन ही सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हुआ है, राइट। दो इट हैज इंक्रीज ट्राइबल रिजर्वेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लद्दाख, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिजर्वेशन भी इंक्रीज कर दी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी लद्दाख को इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे नहीं मान रही कि 6th शेड्यूल में इसको ऐड किया जाए। 6th शेड्यूल आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसमें इंक्लूडेड है, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो देखते हैं अब 6th शेड्यूल में आर्टिकल 244 है आपका क्लॉज 2, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ये गवर्न करता है ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स जिसको हम ATM स्क्वायर से भी जानते हैं। ATM स्क्वायर क्या है आपका, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, राइट। तो ये है ATM स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चारों स्टेट्स जो हैं इनको 6th शेड्यूल के अंदर डाला गया है, राइट। अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बरदोली कमेटी। अब देखो यहाँ पे मेन बात जो है वो ये है सारी कि आपकी जो ये है 6th शेड्यूल है, इसमें जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, राइट, इन चारों स्टेट्स के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट उनको एम्पावर किया गया है कि वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो सब क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल डिपेंडिंग ऑन द रीजन, ठीक है जी। इन दीज 4 स्टेट्स ओनली। तो सबसे पहली चीज कौन एम्पावर्ड है आपका, गवर्नर एम्पावर्ड है, गवर्नर को ये पावर दी गई है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ से पॉलिटी रिवाइज हो रही होगी। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, ऐसे आप मुझे 5th शेड्यूल के बारे में बताओगे, ठीक है।
5th शेड्यूल के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका क्या प्रोविजन है, किसके लिए वो है। तो ये है वो 6th शेड्यूल जिसमें आपका लद्दाख आना चाहता है, पर गवर्नमेंट कह रही है कि ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही था और लद्दाख को और इंसेंटिव्स दे रही है कि आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट और दे देंगे, बट आपका 6th शेड्यूल में नहीं डालेंगे। तो एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है आपकी लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO के नाम से हम जानते हैं, लॉन्च्ड SPRP। अब SPRP क्या है आपका, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड पर्सन की कंप्लेंट को तो प्लान, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए और रिस्पॉन्स होनी चाहिए, किसके लिए, डेंगी को टैकल करने के लिए, ठीक है जी। डेंगी प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही, नॉर्मल टर्म्स में हम डेंगू बोलते हैं। तो डेंगी को टैकल करने के लिए एंड अदर एडीज इजिप्टिस बॉर्न अरबो वायरस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, ABCDYZ एडीज बाइट। एबी क्या है, एडीज इजिप्टिस बाइट करता है तो क्या होता है आपका चिकनगुनिया, डेंगी, आपका येलो फीवर एंड जीका वायरस। ABCDYZ, ठीक है, CDYZ या डिजीजेज। तो एम क्या है यहाँ पे इसका, टू रिड्यूस डिजीज बर्डन, सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया एंड अदर एडीज बॉर्न अरबो वायरस, राइट। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये प्लान आपका सितंबर 2025 तक चलेगा और इसको 55 मिलियन US$ चाहिए हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए। अब इसका मतलब आपको समझ आया होगा, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान किसके लिए, डेंगू के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। तो अभी फोरम क्या है, रिसेंटली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज बिकम एफिलिएट मेंबर, ठीक है, एफिलिएट मेंबर बना है ऑफ दिस फोरम जो है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम। अब देखिए ये न्यूज़ वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका इंडिया है ये मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इलाज है वो सस्ता है, इसलिए बाहर से कंट्रीज से लोग जो है यहाँ इलाज करने आते हैं, जिसको एक टर्म दी गई है मेडिकल टूरिज्म, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका इंडिया की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स क्या है, अब यहाँ पे जो भी मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशंस हैं और कंट्रीज में ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, ग्लोबल मार्केट की एक्सेस मिलेगी किसको, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, और आपका पब्लिक हेल्थ सेफ्टी प्रमोट होगी। अब देखो इंडिया में ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, तो ये डिवाइस जो है इसको एक मार्केट भी मिल जाएगी इससे, ग्लोबल मार्केट। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया क्या है, इंडियन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो है इनको एक्सेस मिल जाएगा नई मार्केट्स का, राइट। इम्प्रूव होगा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो क्योंकि जब 10 प्रोडक्ट्स हैं आपके सेम चीज के लिए तो ऑफकोर्स क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंपटीशन आएगा और कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन में। तो यहाँ पे पूरे ग्लोबल स्टेज पे अगर हम देखें, वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो इंडिया की प्रेजेंस जो है वो बढ़ेगी विद रिगार्ड्स टू योर मेडिकल डिवाइसेस, राइट। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ करंट अफेयर में था तो हमें रीड करना ही है। और यहाँ पे याद रखना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मेंबर, एफिलिएट मेंबर बना है आपका इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का, राइट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका स्कीम जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो है आपकी PM इंटर्नशिप स्कीम, राइट। PM इंटर्नशिप स्कीम जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, जो आपका इम्प्लीमेंट होगा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और मैनेज करेगी इसको MCA है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, राइट। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अब स्कीम का एम क्या है, मेन चीज तो एम ही है आपका गैप को ब्रिज करना बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्रियल स्किल्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना ऑफ यंग ग्रेजुएट्स। देखिए क्या देखा गया है इंडिया में कि ग्रेजुएशन सब करते हैं, राइट, वो किताबें सब पढ़ते हैं, पेपर सब पास करते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके इंडस्ट्रियल स्किल्स की, जो स्किल्स आपको वहाँ पे होनी चाहिए वो इंटरफेस नहीं कराया जाता, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपकी मान लो इंजीनियरिंग में, बीटेक में या बहुत सारी फील्ड्स में होती है,
लेकिन फिर भी वो भी आपका इतना इंटरफेस क्रिएट नहीं कर पाती। तो ये जो गैप है उसको ब्रिज करना है ताकि आपकी जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल है वो भी साथ साथ में आ सके। तो यहाँ पे एम क्या है कि 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रोवाइड करना टॉप 500 कंपनीज में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि एक बड़े गोल का पार्ट है जिसमें 1 करोड़ इंटर्नशिप 5 साल में प्रोवाइड करना। ठीक है, तो 5 साल का प्लान है, ये पंचवर्षीय योजना है, 5 सालों में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देनी है। और अगर छोटा प्लान देखें इसका हम, तो 1 साल का है, 1 साल में 1.25 करोड़ को देनी है। अब इसकी बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो जो कैंडिडेट जो है 21 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। तो आप में से जो भी कोरिलेट कर सकते हो, 21 से 24 साल एवरेज जिसकी भी एज है वो इसके लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड क्वालिफिकेशन जैसे हाई स्कूल, ITI और BA, BSc, BCom, BBA ये डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपकी फुल टाइम कोर्सेज में या एम्प्लॉयड है फुल टाइम, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो ग्रेजुएट्स ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, IITs, IIMs, ठीक है, वो इसमें है, तो उनको ये नहीं एलिजिबल है, उनके लिए ये नहीं है। राइट, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब क्या है, यहाँ पे आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है 5,000 से विद 4,500 फ्रॉम द गवर्नमेंट, 500 फ्रॉम गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। तो आई होप आपको CSR फंड्स के बारे में मालूम होगा। जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये इनकी एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो इनका जो है आपका सोसाइटी की तरफ कुछ ना कुछ करना, एक अपना जो इनकम है, प्रॉफिट है, उसका छोटा सा मार्जिन जो ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। किसी हॉस्पिटल में यूज कर ली, किसी की एजुकेशन के लिए यूज कर ली। आपने देखा होगा कि बेंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं कई जगह पब्लिक स्पेसेस में, तो वो कोई कंपनी, बड़ी कंपनी कर देती है। तो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी कॉर्पोरेट कंपनी करती है। राइट, तो उसी में वो ये 500 रुपये देंगी, 4,500 गवर्नमेंट देगी। फिर वन टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 भी मिलेगी जब आपका ज्वाइनिंग करेंगे। अब इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें मिल रही है, गवर्नमेंट की मिल रही है, PM जीवन ज्योति योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है जी, विद गवर्नमेंट पेड प्रीमियम्स, प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट ही पे करेगा इसके। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन आपकी सिर्फ 12 मंथ है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको ये इंटर्नशिप मिलती रहेगी, 12 महीने ही मिलेगी, यानी कि 1 साल ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज में है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। अब आपको पता ही है हर साल ये अवार्ड्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि हाईएस्ट अवार्ड है। और जो भी आपके गवर्नमेंट अवार्ड्स रहते हैं वो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिल्म फेयर हो गया, ये हो गया, ये ज़्यादा मतलब देखे नहीं गए हैं अभी तक वैसे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो देखने ही। तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये अनाउंस करती है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट टू मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है जी, तो मिथुन चक्रवर्ती सभी जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें आपके ये 54th रेसिपिएंट बने ऑफ दिस अवार्ड। इससे पहले 53 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो अगर दादा साहेब फाल्के के बारे में जानोगे तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। राइट, इनका कंट्रीब्यूशन जो था इंडियन सिनेमा के लिए, उसके ऊपर बेस्ड इनको ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो आपको जरूर इसका, तो इसमें जो भी अवार्ड मिले वो हमें ध्यान में रखने। और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए, तो जिन्होंने अभी सेशन ज्वाइन किया है वो लाइक कर सकते हैं सेशन को और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी, वीडियो सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे। पहला है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे 2024? वर्ल्ड कॉटन डे का थीम क्या है? कॉटन फॉर एम्प्लॉयमेंट, कॉटन फॉर ग्रोथ, कॉटन फॉर गुड या कॉटन फॉर प्रोस्पेरिटी? हाँ जी, क्या थीम है वर्ल्ड कॉटन डे का? 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर कीजिए।
चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी, कॉटन फॉर गुड। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, कौन से दिन पे वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया गया है? फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 10 या फिर अक्टूबर 7? हाँ जी, वर्ल्ड हैबिटेट डे आपका कौन से दिन को ऑब्जर्व किया गया है? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, जो इस साल 7 अक्टूबर को आपका फॉल कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर अ लैंग्वेज टू क्लासिफाई एज क्लासिकल लैंग्वेज? फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 500 to 1000 ईयर, सेकेंड है अ बॉडी ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, थर्ड है अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 1500 to 2000 ईयर, फोर्थ है बीइंग अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। तो साथ में ही बताइए कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है अब हमारे पास, कौन सी है और पहले कौन सी थी, कब ऐड हुई थी वो? हाँ जी, 10 सेकेंड्स ले लीजिए, आंसर कीजिए। चलिए, तो क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 1500 to 2000 ईयर, आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज द पावर टू क्रिएट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनको एडीसी कहते हैं, या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, जिसको एआरसी कहते हैं, अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर, या फिर डी गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ कोर्स। गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलिए, तो करेक्ट आंसर है डी। साथ में आप लोग मुझे जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, 5th शेड्यूल के बारे में बताओगे, 5th शेड्यूल जो है क्या है, किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट देखिए, what is the primary aim of WHO's global strategic preparedness, readiness and response plan? फर्स्ट है आपका टू रिड्यूस डिजीज बर्डन ऑफ डेंगू एंड एडीज बॉर्न वायरसेस, बी है टू इरेडिकेट मलेरिया, टू कम्बैट कोविड-19, डी है टू प्रमोट जनरल हेल्थ अवेयरनेस। हाँ जी, WHO के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। चलिए करेक्ट आंसर है ए, डिजीज बर्डन ऑफ डेंगी एंड डेंगू या फिर एडीज बॉर्न वायरसेस। नेक्स्ट है विच इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिकेम एन एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम? नीति आयोग, ICMR, आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है इसका सी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल स्टाइफंड प्रोवाइडेड टू इंटर्न्स अंडर द पीस स्टैंडर्डाइजेशन स्कीम? 5000, 6000, 7000 या फिर 10,000? तो कितना स्टाइफंड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है? चलिए आंसर है ए। तो यहाँ पे 6000 से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग में वन टाइम स्टाइफंड है ये, बाकी आपका 5000 पे किया जा रहा है, और मैक्सिमम 12 महीनों के लिए आपका जो है ट्रेनिंग इंटर्नशिप चल सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हु इज द 54th रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या मिथुन चक्रवर्ती? तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ आपको ये करंट अफेयर की फाइल हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप यहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए एंड करते हैं यहीं पे अपना सेशन। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे, कल मिलेंगे हम सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।